स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हमने देखिए जो श्रृंखला स्टार्ट की है प्रैक्टिस सेट करवाने का प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। आज क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी 2020-21 में जो पेपर हुआ है 19-20 में, उसी में का ये क्वेश्चन है। तो ये जो एसएससी जीडी में आया है, इसका मतलब है कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो जो है, चाहे वो पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे आर्मी का हो, हम विशेष तौर पे ये आर्मी और एसएससी जीडी ये सब वाले जो होते हैं उनके लेवल का ये रहेगा। तो जो वन डे एग्जाम में पुलिस वाला ये हो गया, ये ग्रुप डी वाले लेवल का हो गया, तो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। करीब 25 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैंने सीधे पेपर लिया है, तो उसमें से 1 से लेकर 25 तक रीजनिंग था पहले, फिर 26 से लेकर 50 तक पहले, और फिर जीएस था। तो जीएस का हम लोग आज करेंगे। तो इसी प्रकार से जितने नेक्स्ट भी आएंगे, नेक्स्ट जो भी पेपर हुआ रहेगा जीके का, उस सब सभी हम पेपर लेकर आएंगे। तो आप लोग देख करके अपना खुद का आप एक प्रकार से मानक तय कर लीजिएगा कि हम मेरा कितना आंसर सही जा रहा है। अपनी भी गणना कर सकते हैं कि मुझे कितने आ रहे हैं, कितना नहीं आ रहा है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा अपना कमेंट भी कीजिएगा कि कितने आंसर दिए गए हैं। और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर अभी मैंने सॉल्व कराया है, इस वीडियो के लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा उसका लिंक। आप हो सकता है कि पिछली वीडियो को क्या करें, देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, लेकिन उससे पहले जो आंसर दिया था, जो प्रीवियस में जो क्लास में हमने क्वेश्चन करवाया था, उसमें जो आंसर दिया है उनमें से जैसे विशाल पाल ने अपना कमेंट किया था, तो उसने 31 अक्टूबर एकता दिवस के बारे में आंसर दिया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है, वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर उस दिन मनाया जाता है। सही था। फिर एक था कि भारत में जितने निर्देशक तत्व जो है वो किस देश के संविधान से लिया, आयरलैंड से, ये भी सही है। फिर एक था इथोपिया का मुद्रा क्या है, तो उसका लिखा है वीर्य, तो सही है। फिर एक क्वेश्चन था जिसकी लखनऊ, जिसका आंसर सही था लखनऊ सही था। लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो था वो नोएडा का था, लखनऊ को नहीं। जीडीपी वाला क्वेश्चन था कि सबसे अधिक जीडीपी किसका था, तो लखनऊ का नहीं बल्कि किसका था, नोएडा का था। इसका ये गलत है। फिर उसके बाद आए वहाँ का अर्जेंटीना की राजधानी पूछा था, तो ब्यूनस आयर्स सही दिया है। फिर उसके बाद हमने एक पूछा था क्वेश्चन कि, तो उसका आंसर दिया इसने फ्रांस। तो क्वेश्चन क्या था वो, अब वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, जीएसटी था वो। जीएसटी किस देश से लिया गया था, जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, तो फ्रांस ने। हाँ, इसका ये सही आंसर है। फिर उसके बाद है कि जो भारत में जो आंदोलन हुआ था, भगत आंदोलन, उसके शुरुआत किसने शुरुआत किया था, तो जतरा भगत ने, ये सही है। नितिन पाल का आंसर 7 दिए, इसके 7 सही है। इसके 6 सही हैं विशाल पाल के। फिर उसके बाद रवि कुमार के 4 सही है। अवेंजर टीचर्स, इनके भी 5 सही है। फिर सरोज सिंह, इन्होंने तो आंसर नहीं दिया है, बस का बेस्ट क्वेश्चन है। तो इतने लोग कमेंट किए थे, और बाकी आप लोग भी आज कमेंट कीजिएगा जिनका जितने क्वेश्चन सही होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला देखिए क्वेश्चन जो है, पहला जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो इस एसएससी जीडी में आया हुआ है, इससे आप लोग अपना अनुमान लगाएंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। क्वेश्चन था कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फीमर। ये 4 हड्डियां हैं मानव शरीर की। तो आप लोग अपना इसका चेक कीजिएगा कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर सही है फीमर, लेकिन इसमें से जान लीजिए कि रेडियस और अल्ना कौन होती है। तो हमारे हाथ की जो ये हाथ में देखेंगे 2 हड्डी है ना, एक का नाम है रेडियस और एक का नाम क्या है, अल्ना। और जो टिबिया और फिबुला, ये जो 2 हड्डियाँ होती है पैर में होती है, पैर में जिसे गाँव में कहते हैं नड़हर। तो आगे की जो हड्डी होती है पैर में, जो आगे जिस पर आगे से खड़ा होता है, जो नुकीला शरीर का होता है, उसका नाम होता है टिबिया। तो और फीमर हमारे शरीर की जो जांघ की हड्डी होती है, ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी कौन से नंबर की, तीसरी, 10वीं, 5वीं, 7वीं। तो बताइएगा। आपको टाइम भी दे रहे हैं 5 मिनट का, 5 सेकंड का, कि आप सोच लें इसका आंसर कि भारत में जीडीपी के आधार पर 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन थी 2018 में। तो इसका आंसर है 7वीं अर्थव्यवस्था थी 2018 में। पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका है जिसकी $20 ट्रिलियन के आसपास है। दूसरे पे चाइना है, और तीसरे पे जर्मनी है, जापान है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे जर्मनी है, 5वें पे फ्रांस है, 6वें पे ब्रिटेन है, और 7वें पे भारत। ऐसे ये तो उस वक्त करंट अफेयर्स था, अगर आपको नहीं भी पता रहेगा कोनो बात, लेकिन वर्तमान में भी यही स्थिति चल रहा है। वर्तमान में यही स्थिति, इसलिए आपको याद रहे कि भारत में अगर अब वर्तमान पूछे तो भी यही सही रहेगा।
फिर उसके बाद है सोवियत संघ, जिसे USSR कहा जाता था, जैसे आजकल युद्ध चल रहा है, माहौल चल रहा है ना यूक्रेन और रसिया वाला, तो वही, तो उसे उस वक्त सोवियत संघ कहा जाता है। जब 15 देश को रूस के साथ जुड़े थे समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम पे, तो उसे सोवियत संघ कहा जाता था, जो कब टूट करके अलग हुआ था। उनमें से कब ये टूट करके 15 देश अलग हो गए थे, तो ऑप्शन है 1980 में, 1900 में, 2000 में, 1991 में। कब टूट कर अलग हुए थे, ये उस वक्त का क्वेश्चन था। ये इस बार भी आने के चांस बहुत ज़्यादा है इस वक्त जो एग्जाम देंगे, क्योंकि अभी तो करंट अफेयर्स में भी चल रहा है। तो सोवियत संघ, इसका आंसर है 1991। 1991 में 15 देश टूट कर क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, और वो अपना वही 15 देशों को फिर सोचता है कि मेरे क्या हो, मेरे साथ जुड़ जाए, इसलिए लड़ाई चल रही है। फिर उसके बाद है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है, खाली स्थान था तो देख रहे होंगे आप लोग। तो ये कहाँ से निकलती है भाई, अरावली की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। ये मैंने ऐसे पढ़ाया नहीं है भैया, लेकिन पढ़ा देंगे, जल्दी पढ़ा देंगे। तो इसका आंसर आप लोग सोच लीजिएगा। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। मैंने बताया था एक क्लास में कि अमरकंटक से 3 नदियाँ एक ही जगह से निकलती है। एक है जो उसमें से सोन नदी है, एक है नर्मदा नदी है, और एक जो उड़ीसा में बहती है जिसका नाम है महानदी। ये 3 नदियाँ, ये अमरकंटक यानी कि अब वर्तमान में अगर कहें तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, पहले तो मध्य प्रदेश में पड़ता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ जब से अलग हो गया तब से ये एरिया चला गया छत्तीसगढ़ में। तो अब छत्तीसगढ़ में अमरकंटक स्थित, तो वहाँ से 3 नदियाँ उत्पन्न होती है। उन्हीं में से एक है नर्मदा नदी, जिसे रीवा नदी भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, रीवा नदी भी कहा जाता है, और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती है, नर्मदा नदी को। तो ये सब कुछ फैक्ट उसको याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद है देखिए, और उसमें जो ऑप्शन था बता दें, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये पड़ता है राजस्थान में। भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, ये सबसे पुरानी, भारत में अगर पूछी जाए कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन है, तो कौन है, अरावली है। फिर नीलगिरी की पहाड़ी तो जानते हैं कि तमिलनाडु में पड़ता है। नीलगिरी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये पड़ता है उड़ीसा में, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन इससे नहीं उत्पन्न होती है नर्मदा नदी, सतपुड़ा है। फिर उसके बाद है बास्तिल जेल, इसको बैस्टिल लिखा हुआ है, इसको बास्तिल, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बास्तिल दुर्ग का पतन या बास्तिल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जन्म दिया गया था। कक्षा 10 का ये जो फ्रांस की क्रांति आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी में क्वेश्चन था ये कि बास्तिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था। तो इससे फ्रांस की क्रांति हुई थी, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। एक्चुअली मैंने इसका आंसर बता दिया है, रूसी क्रांति या जार के पतन, या जार का पतन, जो जारशाही थी, ये तो रूस में थी, जारशाही का पतन हुआ था 1917 में, और सोवियत संघ का विघटन 1991 में। फिर रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1688 में। तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित था, बास्टिल दुर्ग का पतन। फिर पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास क्लोरोफिल, टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। 4 ऑप्शन है आपके पास। लोग इसका आंसर सोच रहे होंगे, तो बहुत आसान है इसका आंसर होगा जो ग्रीन कलर का पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जिनके कारण ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना पाते हैं। अगर हमारी कोशिका में भी सोचो क्लोरोफिल होता तो कितना अच्छा होता। हम लोगों को पढ़ाना लिखना नहीं पड़ता है, क्लास में जाते या कहीं पर भी जाते, और जब भी तुम्हें भूख लगती तो जाते, मतलब जिसे क्लास में पढ़ते रहते, तो क्लास से टीचर से तुम 10 मिनट की छुट्टी मांगते और जाते, धूप में निकलते, खूब जल्दी जल्दी अपना कपड़ा निकाल लेते और धूप में लौट जाते कि एकदम धूप पड़ो मेरे ऊपर आओ, धूप आता और अपना भोजन बना के यार, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने के लिए भी दिक्कत नहीं होती। पढ़ाई लोग इसलिए करते हैं कि आगे चल के भविष्य में कमाएंगे, खाएंगे, मजा लेंगे। तो अब तुम सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लोगे तो फिर कमाने खाने की क्या जरूरत है। जब भी इच्छा करेगा जाके क्या करोगे, धूप में लौट जाओगे, तो बहुत सुविधा बढ़ जाती है। लेकिन नेचर ने हमारे साथ क्या कर दिया है, गद्दारी कर दी कि हमारे अंदर एक तो क्लोरोफिल नहीं दिया, और दूसरी चीज़ कि हमारे अंदर सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता भी नहीं दी। सेल्यूलोज जानते हैं किसे कहते हैं, सेल्यूलोज मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड होता है उसे, जो घास फूस जिसके बने होते हैं। चलिए आगे है। तो और इसमें एक दूसरा शब्द है टिश्यू। टिश्यू जो होता है ऊतक को कहते हैं। टिश्यू किसे कहते हैं, ऊतक। इंग्लिश शब्द दे दिया है टिश्यू, हिंदी में नहीं लिखा है। जो कोशिकाओं समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू। और जाइलम जानते हैं, जो पेड़ पौधों में जल का संवहन करता है उसे क्या कहते हैं, जाइलम। ये एक प्रकार का संवहनी ऊतक होता है। फिर एक क्वेश्चन था फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, जो खनिज पदार्थों का क्या करता है, संवहन करता है। संवहन मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाता है। फिर उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र जानते हैं कि नेचुरल प्रोडक्शन से संबंधित होते हैं। कौन इसमें से होगा, ऑप्शन में से बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि, सूचना और प्रौद्योगिकी। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि, सूचना और प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर है कृषि।
सही आंसर क्या है इसका? कृषि। जानते हैं कि कृषि तंत्र जो होता है ये सीधी कृषि से रिलेटेड, प्रकृति से संबंधित होता है, इसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। और बैंकिंग जो होता है ये तृतीयक क्षेत्र से संबंधित होता है। सूचना और प्रौद्योगिकी भी तृतीयक क्षेत्र से संबंधित होता है। जैसे ईंट का निर्माण, ये सब जो होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, ये विनिर्माण क्षेत्र जो होता है वो द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित होता है, और सेवा क्षेत्र जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र से संबंधित होता है अर्थव्यवस्था में। फिर आगे है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन है? इनमें से ऑप्शन है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है गुजरात, राजस्थान, फिर क्षेत्र, फिर एक ऑप्शन है तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, फिर उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र, फिर उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। तो इनमें से लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो आप आंसर देख अपना सोच लीजिएगा। इसका सही आंसर है उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। कौन? उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे एशिया के ज्योति के रूप में भी जाना जाता है भाई? रूमी को, बुद्ध को, गांधी को, स्वामी विवेकानंद को। आप लोगों ने पढ़ा होगा द लाइट ऑफ एशिया, एक कक्षा 12 में पहले लेसन आता था, द लाइट ऑफ एशिया पढ़ाया जाता था, अभी भी शायद पढ़ाया जाता होगा द लाइट ऑफ एशिया। तो उसमें इन्हें कहा गया है एशिया का लाइट, प्रकाश कहा गया। इसका सही आंसर है बुद्ध। देखिए बुद्ध जो बौद्ध धर्म है या बुद्ध जो थे वो पूर्ण रूप से अनिश्वरवादी थे। अनिश्वरवादी का मतलब एथिस्ट थे, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। आत्मा में भी विश्वास, आत्मा के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने पुनर्जन्म को स्वीकार किया था कि व्यक्तियों का पुनर्जन्म होता होगा, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया था। इसलिए तुम देखोगे तो बहुत से रूढ़िवादी लोग जो होते हैं ना बौद्ध धर्म से नफरत करते हैं, क्योंकि उनके नज़र में कि बुद्ध ने तो ईश्वर को नकार ही नहीं दिया। और कुछ लोगों ने तो इतना दिमाग लगा दिया कि बुद्ध ने ईश्वर को इसलिए नहीं नकारा था क्योंकि वो खुद ही ईश्वर थे। और वो जब खुद ईश्वर है तो वो ईश्वर को मानेंगे क्या भाई? जो मूर्ख लोग थे उनको ईश्वर बना दिए, जबकि वो खुद बेचारे कभी ईश्वर को नहीं मानते थे। फिर आगे है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम। 4 ऑप्शन है आपके पास, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम। देखिए इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। ये भारत का भी राष्ट्रीय नृत्य है, भारत सांस्कृतिक राष्ट्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम के बारे में आप लोग जानते होंगे कि पहले वहाँ पर ये जो ब्राह्मण लोग होते थे तमिलनाडु में, ये 12वीं 13वीं की शताब्दी की बात है, वहाँ पे गांव में जाते थे और वहाँ के गांव के गार्जियन से कहते थे कि देखो भाई, अगर आपकी कन्या भगवान की पूजा करेगी, दासी बनेगी, तो इससे आपको मोक्ष मिलेगा, आप स्वर्ग जाएंगे। तो गांव के भोले भाले लोग होते थे, अपनी कन्याओं को शादी किससे करवा देते थे? मंदिर में बैठे हुए किसी शिवलिंग से या किसी भगवान के नाम पे किसी मूर्ति से विवाह करवा देते थे। फिर उसके बाद उस कन्या का क्या होता था जानते हैं कि सभी पुजारी उसका बहुत ही बलात्कार, शारीरिक शोषण करते थे और उसे देवदासी कहा जाता था। उसे क्या कहते थे? उस कन्या को देवदासी कहते थे और रात को उससे नचवाते थे। और जब नचवाते थे तो उससे जो नृत्य उत्पन्न हुआ था उसी का नाम था भरतनाट्यम। और पता नहीं इतना इसको सम्मान कैसे मिल गया बाद में, एक तरीके से वो एक चीख पुकार है समझ लो हमारे देश की कन्याओं का। उस वक्त जानते होंगे कन्याएं को कितने उम्र में शादी होता रहा होगा, वही 10-12 वर्ष की उम्र में शादी करवा देते थे लोग मंदिरों में। और वो पुजारियों को जानते होंगे कि उम्र दराज होते थे, तो कितनी मतलब घटिया काम होता रहा होगा। कल्पना आप कर सकते हैं कि 10-12 साल की बच्चियों का बलात्कार हुआ है मंदिरों में। और उसी नृत्य को हम लोग भरतनाट्यम करके बड़ा सम्मान के साथ कहते हैं। अब चूंकि यहाँ के लोगों को समझाना थोड़ा सा अजीब बात है, लेकिन मैं फिर बताता हूँ कि अगर पूछा जाए कि देवदासियों से उत्पन्न होने वाला नृत्य कौन कौन सा है, तो उसमें आता है भरतनाट्यम नंबर 1 पे आता है, फिर ओडिसी आता है, फिर एक आंध्र प्रदेश का जो है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश कौन है? कुचिपुड़ी है। ये सब देवदासियों से उत्पन्न होने वाले नृत्य है। तो आप लोगों को आज पहली बार समझ में आया कि देवदासी नृत्य क्या है। यही इन लोग जो भगवान के नाम पे ये मूर्ख बना के गाँव में लोगों से शादी करवा देते थे मूर्तियों में, और उसका फिर क्या करते थे? शारीरिक शोषण करते थे। आज भी आप लोग देखेंगे तो बहुत जगह पे ऐसा चलता है, कहानी चलती है ना कि भगवान भोलेनाथ इस कन्या से, पार्वती से उनके तपस्या की थी तो उससे शादी की थी। ये सब कहानियाँ सुना के यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया जाता था कि गांव के लोगों को कि कन्याएं तुम्हारी आशीर्वाद मतलब तपस्या करेंगी, सेवा करेंगी देवता को, तो देवता का जन्म होगा, विवाह करेंगे ताकि वो अपने मजा ले सके। ब्राह्मण जो मंदिर में बैठे लोग होते थे, पुजारी लोग। तो ये बातें हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है ये मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश संबंधित है। फिर कथक ये अपना उत्तर प्रदेश का है, कथक। फिर मोहिनीअट्टम ये तो केरल का है, इसी से उत्पन्न हुए हैं कौन? भगवान अयप्पा, केरल के।
फिर भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए 2 तरीके से होता है। आपसे हो सकता है कि जनसंख्या, मतलब यहाँ पर तो बस इतना ही दिया है कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, न जनसंख्या दिया न क्षेत्रफल दिया, तो आप हमेशा ऐसे में क्षेत्रफल के आधार पर मानेंगे। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछेगा तब अलग आंसर हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर होगा तो अलग आंसर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपके पास, पंजाब, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? इसका आंसर है गोवा। लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा पूछा जाएगा तो किसे बताएंगे आप? सिक्किम को। ठीक है, फिर उसके बाद है, और उसके बाद और कुछ इससे रिलेटेड आपको बता देते हैं कि जैसे अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो राजस्थान है। लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर पूछ लिया जाए तो कौन होगा? तब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आगे रहेगा। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। फिर ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो वो है ऑप्शन के पास आपके पास है पीवी सिंधु, तन्वी लाड, अरुंधति पंतावने, साइना नेहवाल। ये 4 ऑप्शन है। साइना नेहवाल, अरुंधति पंतावने, तन्वी लाड, पीवी सिंधु। तो इसका सही आंसर है पीवी सिंधु। फिर है उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? ये जो कांग्रेस पार्टी है इसकी 1920 में बैठक कहाँ हुई थी? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, मुंबई में, या फिर नागपुर में, या त्रिपुरा में। कहाँ बैठक हुई थी इसमें 1920 में? तो इसका सही ऑप्शन है नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। फिर आगे है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब हुआ था? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2001 में, 1909 में, 2009 में, 1800 में। तो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2001, 1909, 2009, 1800। तो ये समाप्त हुआ था 2009 में। 2009 में समाप्त हुआ था। फिर उसके बाद आगे एक और क्वेश्चन है, जीन बेकस एक प्रसिद्ध था, क्या प्रसिद्ध था भाई? चित्रकार था, चिंतक था, सम्राट था, चिकित्सक था। तो ये चित्रकार था। तो देखिए ये एक चित्रकार थे जो ये जीन बेकस है। इसमें कुछ समझाने वाली नहीं होती है, ये तो सिर्फ पॉइंट होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं। आपको पता है तो आंसर करेंगे, नहीं तो कोनो इसमें दिमाग नहीं लगा सकते आप। फिर उसके बाद है लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है लावड़ी, और यूपी पुलिस का जो हुआ था एग्जाम उसमें भी पूछा था ये। तो लावड़ी जो है ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। एक मूवी में आप लोगों ने सुना होगा, परेश रावल का था, अरे ये तो लावड़ी बाबा है। तो लावड़ी ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, फिर आगे है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो कौन सा पक्षी जो शांति का प्रतीक होता है? ऑप्शन है कबूतर, कौवा, मोर, उल्लू। इनमें से शांति का प्रतीक कौन होता है? तो इनमें से शांति का प्रतीक होता है कबूतर। कौन होता है? कबूतर। और हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। कौन है? मोर है। कबूतर का ऐसे अगर कभी साइंटिफिक नेम पूछ ले तो इसका होता है कोलंबा लिविया। याद रखिएगा कि कबूतर का साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाए तो कोलंबा लिविया होता है। और मोर का पूछ लिया जाता है, इसका होता है पावो क्रिस्टस। क्या होता है? मोर का पावो क्रिस्टस पूछ लेता है, तो ये याद रहे। फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निम्न में से कौन नहीं है इसमें से? तो लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, या पीनियल ग्रंथि। ये 4 ऑप्शन है। लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। देखिए इनमें से मैंने जब बताया था तो पढ़ाया था अंतःस्रावी ग्रंथि, तो इसमें इसका सही आंसर है लार ग्रंथि। ये लार जो है एक बाह्य स्रावित ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि जिसे जानते हैं कि हमारे शरीर में जिसको लड़ो भीड़ो मरो वाला जो ग्रंथि जिसको नाम कहा जाता है वो कौन होता है? एड्रिनल ग्रंथि। इसी को आकस्मिक ग्रंथि भी कहा जाता है, आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। फिर पीनियल का है, जिसे हमने कहा था कि ये हमारे मानव शरीर की एक तीसरी आंख होती है। इस ग्रंथि को मानव शरीर का तीसरी आंख कहा जाता है। इसी से मेलेटोनिन और सेरोटोनिन 2 हार्मोन स्रावित होता है, जो हमारे निद्रा के लिए जिम्मेदार होता है और एक हमारे त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। और थाइमस जिससे हमारे शरीर को क्या करते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र का जनक कहा जाता है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के प्रति जो एंटीबॉडी बनाता है वो कौन बनाता है? थाइमस बनाता है। फिर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा था, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड, या डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। तो जिसने पढ़ा होगा इसमें 2 में कन्फ्यूजन होगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका फुल फॉर्म होता है
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो लगा रहता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर आगे है आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पित्रा दौरा, ये जो पिएट्रा नहीं लिखा है उसको पित्रा दौरा पढ़ते हैं, पित्रा दौरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? इसकी शुरुआत किया था पित्रा दौरा की शाहजहां ने। शाहजहां क्या करता था कि जो बिल्डिंग भवन महल बनाते थे उसमें मोती हीरे सोने चांदी जो जड़वाए जाते थे दीवारों में, जड़वा करके खूब बढ़िया से सजावट की जाती थी, उसे कहते थे पित्रा दौरा। उस सिस्टम को क्या कहा जाता था? पित्रा दौरा कहा जाता था। तो ये कहाँ पर उसने लगवाया था? सबसे पहले ताजमहल में, चार मीनार में, गेटवे ऑफ इंडिया पर या इंडिया गेट में। तो उसने सबसे पहले इसको लगवाया था ताजमहल में। कहाँ लगवाया था? ताजमहल में पित्रा दौरा को। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक हर कोई जानता है, इसका नमक जो हम लोग खाते हैं वो उसे जानता है, उसका रासायनिक नाम पता नहीं बहुत लोग ना जानते हो। सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl जिसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। नहीं, चौथा वाला ऑप्शन सही है इसका। फिर जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी मैंने इसका फुल फॉर्म कई बार बताया आप लोगों को। जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था उससे हमारे देश में इसको किया गया था, उसी से जोड़ा गया था। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ये ऑप्शन सही है, या ग्रोथ एंड सेल टैक्स, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या गुड्स एंड सेल्स टैक्स। तो इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे बोलते हैं माल एवं सेवा कर। हिंदी नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में हिंदी नाम पूछ ले। तो गुड्स में होता है माल एंड सर्विस से होता है सेवा, तो माल एवं सेवा कर होता है। फिर उसके बाद है इंग्लिश चैनल तैर कर। इंग्लिश चैनल जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है, एक चैनल का मतलब होता है कि जिसे ऊपर जल है नीचे जल है, ऊपर जल और नीचे जल है, मतलब एक तरफ स्थल है दूसरे तरफ भी स्थल है, बीच में जल क्या होती है? बहती है। जो जल बहती है उसी को क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। चैनल करीब 33 किलोमीटर का है, 33 किलोमीटर। तो भारत के सबसे प्रथम जो महिला तैर कर उसे पार की थी, मतलब 33 किलोमीटर पार की थी फ्रांस से ब्रिटेन की ओर, उस महिला का नाम क्या था? ऑप्शन है सानिया मिर्जा, शिखा टंडन, शिवानी कटारिया, आरती साहा। ये चार नाम है। तो इनमें से चारों में से सही है आंसर है आरती साहा। क्या है? आरती साहा। तो याद रखिए कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 33 किलोमीटर जो समुद्र पाई जाती है, अटलांटिक महासागर, वो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है इंग्लिश चैनल। फिर पुस्तक इंडिया 2020 या इंडिया 2020 पुस्तक के लेखक कौन थे? APJ अब्दुल कलाम, प्रसून ज्योति जोशी, रामनाथ कोविंद, या फिर प्रणब मुखर्जी। इनमें से कौन सही है? तो जानते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन है? APJ अब्दुल कलाम। ये हमारे देश के जिसने मिसाइल मैन कहा जाता है, इन्हें क्या कहता है? मिसाइल मैन कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आखिरी क्वेश्चन है। भारतीय जनतंत्र यानी लोकतंत्र जिसे कहते हैं, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। दूसरा है वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने की अधिकार देता है। मतलब देश में जब वित्तीय आपातकाल लग जाए अनुच्छेद 360 के तहत, तो यहाँ के देश की जनता को अधिकार है कि यहाँ की संपत्ति को हड़प ले। क्या ऐसा हमारा लोकतंत्र सिखाता है, कहता है? या सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है पाकिस्तान की तरह? क्या ऐसा है बात? या लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है कि आप कोई भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उससे टैक्स लेना चाहिए, ऐसी बात सिखाता है। इन चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है कि हमारा जो संविधान है अपना प्रतिनिधि यानी अपना नेता चुनने का हमें क्या करता है? राइट्स देता है। आप लोग अपना जवाब दीजिएगा कि 25 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए। इसमें से जिसका 15 क्वेश्चन से ऊपर सही हो रहे हैं, इसका मतलब मान के चलिएगा कि बहुत अच्छा उसका है, बहुत बढ़िया उसकी तैयारी चल रही है। 15 क्वेश्चन प्लस तब जाकर के एग्जाम निकलेंगे, क्योंकि ये तो थोड़ा GS टफ आ जाता है इन सब एग्जामों में। और बाकी रीजनिंग मैथ ये सब तो थोड़े सरल होते हैं। रीजनिंग तो थोड़ा सरल होता है, मैथ थोड़ा सा टफ लेवल रहता है। तो आप लोग अपना जवाब दीजिएगा। धन्यवाद सभी को। गुड नाइट, बाय।